हाय एवरीवन। आज हमने डिस्कस करना है जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो स्पेशल प्रोविजंस थे उसके बारे में और जो कुछ चेंजेस हुई हैं रिसेंटली उसके बारे में। तो ये इसमें ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा जो प्रीवियस प्रोविजंस जो चेंज हो चुके हैं उनसे रिलेटेड हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हालांकि वो तो चेंज हो चुके हैं लेकिन फिर भी उनकी जो डेट्स वगैरह वो पूछी जा सकती हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज मैं ये माइंड मैप की फॉर्म में बना के लाया हूँ ताकि इजीली रिवाइज हो सके। ठीक है, तो ये मैं माइंड मैप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, एक ऐप आती है माइंड जेट, आप वो ओपन करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला है, जो फर्स्ट प्रोविजन है, आर्टिकल 1 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हालांकि ये जो अब तो ये फोर्स में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन आर्टिकल 1 में ये कहा गया है। तो ये आप आर्टिकल याद रख सकते हैं कि किस आर्टिकल में कहा गया था कि इट्स ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये कहा गया आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पार्ट 21 में आता है। अलग अलग पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे हर एक बुक की अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, इसी तरह इसके भी अलग अलग पार्ट्स थे। तो एक पार्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शंस कुछ एक दिए गए थे, जैसे पार्ट 1 जो है उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया। पार्ट 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया। पार्ट 3 में इसी तरह फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया। पार्ट 4 में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया। तो अलग अलग पार्ट्स में जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं। इसी तरह पार्ट 21 एक है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 21 है, वो स्पेशल स्टेटस देता है कुछ स्टेट्स को। 12 के आसपास हैं अदर देन जम्मू एंड कश्मीर, 12 स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो इसी तरह आर्टिकल 370 भी उसी में आता था, स्पेशल स्टेटस देता था। तो पार्ट 21 याद रखेंगे हम। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस तो आपको मैंने बता दिया। अंडर आर्टिकल 21 12 अदर स्टेट्स अदर देन जम्मू एंड कश्मीर जो है 12 अदर स्टेट्स के पास स्पेशल पावर थी, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर की पावर थी वो अनपैरेलल थी, बहुत ज़्यादा थी। अब नेक्स्ट इसमें क्या याद रखना है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था साइन बिटवीन पंडित नेहरू और जो महाराजा हरि सिंह थे उनके बीच में साइन हुआ था, इसकी डेट क्या है 26 अक्टूबर 1947। तो ये डेट अपने इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है 26 अक्टूबर 1947। इसको आज नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पे 26 अक्टूबर 1947 ये डेट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 370, टेम्परेरी प्रोविजन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये उसी में लिखा गया था कि आर्टिकल 370 जो है एक टेम्परेरी प्रोविजन है, इसको कभी भी चेंज किया जा सकता है। तो जैसे अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ने तो एक रेजोल्यूशन के थ्रू इसको मतलब डिज़ोल्व कर दिया। 370 एक्चुअली एब्रोगेट नहीं हुआ है, उसको जो प्रोविजंस थे वो डाइल्यूट कर दिए, जिसकी वजह से जो का मैक्सिमम जो ऑलमोस्ट जो स्पेशल प्रोविजंस थे वो ख़त्म हो गए। तो अब वो नॉर्मल स्टेट की तरह, बाकी स्टेट्स की तरह ही है उनकी पावर्स। अब इसमें क्या चीज़ याद रखने वाली है जो इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से मुझे लग रही है, कि ये वाली डेट जो मैंने अलग से बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये अडॉप्ट किया गया था 17 नवंबर 1956। ये डेट याद रखनी है, 17 नवंबर 1956। जो जवाहरलाल नेहरू थे उनका बर्थडे होता है 14 नवंबर को, उनके बर्थडे के 3 दिन बाद 17 नवंबर 1956 एंड केम इनटू इफेक्ट। अब सिंपल सी बात है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था है ना, तो उसके एक साल बाद, तो 26 जनवरी को, अगले साल 26 जनवरी को उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसी तरह यहाँ पे भी है 26 जनवरी 1957। अब लेकिन इसके अलावा एक और डेट याद रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त 2019। ये तो आपको याद भी होगी। इसके थ्रू प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर किया था, रेजोल्यूशन पास किया था, इसके बाद क्या हुआ था, जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है इट सीज टू बी एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद से ये जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल नहीं रहा था। ठीक, तो ये दो चीज़ें हमने देखी अभी तक। अब देखते हैं आगे। अब जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू एंड कश्मीर का, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। अगर हम फीचर्स की बात करें सबसे पहले इसको हम बोलेंगे अर्स्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या मैंने लिखा है पुरानी स्टेट। सितंबर 1951 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जम्मू एंड कश्मीर की, ये डेट आप याद रख सकते हैं। 1951 में इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे, तो अब ये इस तरह से ईयर याद रख सकते हैं।
एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट है हर एक 18+ आदमी को। अगर आप 18 साल के बन गए, 18 साल आपकी एज है, तो आपके पास राइट है वोट का, ठीक है। प्रोवाइडेड आप इंडियन सिटीजन हो, आपके पास राइट टू वोट होगा। उसके अलावा ये जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में था ये। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? 1951। उन्होंने प्रोवाइड किया राइट टू वोट, ठीक है। इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे अभी आपको पता होगा वाल्मीकिज है होते हैं ये, ठीक है, ये सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं, इनको राइट टू वोट सेंट्रल असेंबली में तो था लेकिन स्टेट में नहीं था, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे थोड़ा एक्सेप्शन भी है। J&K इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये कहाँ मैंने भी बताया था, आर्टिकल 1 में जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के। इट कंप्राइजेज ऑल द टेरिटरी दैट वाज अंडर द रूलर। अंडर द रूलर का मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? अगर आपको पता होगा गिलगित बल्तिस्तान, उस पर पहले से उन्होंने कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने, ठीक है, तो वो पार्ट भी इसी के अंडर आता है। तो ये यहीं से बता देते हैं ये कि महाराजा हरि सिंह रूलर थे पूरे जम्मू एंड कश्मीर के। तो उस टाइम उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, इसका मतलब जो गिलगित बल्तिस्तान और उसके बाद जो अभी प्रेजेंटली POK वाला रीजन है, वो भी जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। ये आगे आप बताएंगे, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा सिटीजन ऑफ इंडिया एंड परमानेंट रेजिडेंट, अब ये जो आर्टिकल 35A है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल था, ये तो अब खत्म हो गया है। अब आर्टिकल 35A के बीच में परमानेंट रेजिडेंट की डेफिनेशन, परमानेंट रेजिडेंट को डिफाइन कर दिया गया था, ठीक है। तो उसको स्पेशल प्रोविजंस थे अंडर आर्टिकल 370। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ DPSPs। जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन थे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या? अगर आपको मैं बेसिक से बताऊं, कुछ डायरेक्टिव्स यानी कुछ ऑर्डर दिए गए हैं स्टेट्स को कि आपको ये चीज़ें करनी ही हैं, ठीक है। तो वो उनको बोला जाता है दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अगर कंट्री को गवर्न करना है वो फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो जस्टिशिएबल नहीं है। अगर वो चीज़ वो इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हम उनको कोर्ट में केस नहीं कर सकते। वो स्टेट की अपनी मर्जी है, वो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वुमेन और मैन अलग अलग वर्क करते हैं, ठीक है। अगर एक वुमेन वर्क करती है कहीं पे किसी कंपनी में, मैन भी वर्क करता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि वुमेन को कम वेज दी जाती है मैन से, तो वुमेन क्यों बोल सकती है कि मुझे वेज कम क्यों दे रहे हो, तो स्टेट वहाँ पे उनको बोल सकती है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, स्टेट उनको बोल सकती है कि आप इनको बराबर सैलरी दो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, जैसे ये हो गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसी तरह अलग अलग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये इस तरह की जो लिस्ट थी वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में भी थी। अभी आपको ये याद रखना है, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में, जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में एक अलग से सेक्शंस थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। फंडामेंटल राइट्स जो थे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फुली एप्लीकेबल नहीं थे। जैसे राइट टू एजुकेशन नहीं था, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। इसी तरह हमारे पास जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, एक्चुअली पहले तो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 में था, फिर बाद में उसको वहाँ से डिलीट करके 300A में डाल दिया। इसका मतलब वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, वो लीगल राइट रहा। लेकिन इन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में वो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि पार्ट 4A में आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ चीज़ें जो एक्सेप्शन है वो आपको पूछ सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे लेकिन कम कुछ नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल का मतलब क्या है, जिसे सेंट्रल पार्लियामेंट में होता है लोकसभा राज्यसभा, इसी तरह यहाँ पे भी होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी SLA, इसमें कितने हैं टोटल? 111, 111। अब ये 111 कैसे हैं, कि आपको पता होगा 87 ही है, लेकिन मैंने अभी बताया था ऊपर की जो महाराजा के अंडर जितना भी लैंड था, जितनी भी टेरिटरी थी, वो कंसिडर की गई है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो उसमें POK भी आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन भी आ जाता है। उसमें टोटल 24 हम मान के चलते हैं वहाँ पे भी हैं। तो एक्चुअली ये 24 जो है ये वैकेंट है अभी, ठीक है। तो 24 + 87 हो गए 111। अभी डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा फिर से, उसमें इसको इंक्रीज़ किया जाएगा, क्योंकि अभी ये चीज़ तो रही नहीं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव बाई कैमरल भी नहीं रही। तो जो स्टेट की असेंबली है वो भी खत्म, स्टेट वो डिज़ोल्व हो गई है।
तो अभी तो सेंटर के अंडर आ रही है टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, तो विद टाइम डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा। और उस डिलिमिटेशन कमीशन का मेन काम क्या होता है कि स्टेट्स कितनी सीट्स इंक्रीज़ करनी है ना, एरिया चेंज करना है कि नहीं करना है, तो वो डिलिमिटेशन कमीशन बना देखेगी। वो अलग से टॉपिक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? 36 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। एक्चुअली थे, अभी तो नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो पूरी तरह से एबॉलिश कर दी गई है स्टेट से, अब तो यूटी है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे नहीं है। लेजिस्लेचर का जो टेन्योर था पहले 6 ईयर्स का टेन्योर होता था। नॉर्मली जो बाकी स्टेट्स में था वहाँ 5 ईयर्स का होता है, लेकिन यहाँ पे टेन्योर कितना था? 6 ईयर्स का। एग्जीक्यूटिव पावर जो थी वो कौन यहाँ पे करता था? एग्जीक्यूट स्टेट गवर्नर, उसका टेन्योर होता था 5 ईयर्स का। फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल राइट्स होते थे, पार्शियल होते थे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज तो होते ही नहीं थे। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, 1965 तक स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है, अभी जो हम जिसको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, उसको बोला जाता था वजीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ऑटोनॉमी इतनी ज़्यादा होती थी कि वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था सीएम की जगह। इसी तरह प्रेसिडेंट को बोला जाता था गवर्नर को बोला जाता था प्रेसिडेंट यानी सदर रियासत। अब 1965 के बाद ये चीज़ें चेंज हो गई, तो अब यूज़ किया जाता है गवर्नर और सीएम। हाई कोर्ट जो है इनका, उसमें एक चीफ जस्टिस होता है और 2 अदर जजेस होते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट तो उसको अपॉइंटमेंट जो करते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रोसीजर, कोई भी बिल पास करना हो, जैसे असेंबली में बिल जाता है तो उसको पास करना, तो उसका तरीका क्या है? 2/3 मेजोरिटी। इसका मतलब अगर 100 आदमी है तो 100, अभी मान के चलो हम 87 की बात करते हैं, मान लो 100 हैं, 100 लोग हैं, 100 का 2/3 कितना हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 67। तो जब तक 67 लोग पास नहीं करेंगे तब तक कोई भी बिल पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें बेसिक। मैं थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ आपको ताकि याद रहे चीज़, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको वो पॉइंट भी बता सकता हूँ, फिर वो याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट फैक्ट की तरह बन जाएगा, तो याद नहीं रहेगा। तो मैं थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया, एक्सेशन जब साइन हुआ था, इसमें पहले क्या बोला गया था? द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 238 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये चीज़ आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया। आर्टिकल 238 आप पंचायत में कभी ऐसा पूछेंगे नहीं, तो ये भी चीज़ अब ख़त्म भी होगी, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज इज फॉर द स्टेट इज़ लिमिटेड। पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है स्टेट्स के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के केस में उस पर रिस्ट्रिक्शंस थी, हर उसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस थी। अगर वो किसी मेजर चीज़ पे लॉ बनाती थी तो स्टेट का कंसेंट ज़रूरी होता था, स्टेट की परमिशन ज़रूरी होती थी। अब तो वो चीज़ नहीं रही है। तीसरा पॉइंट क्या है? आर्टिकल 1 डिक्लेयर्स दैट आर्टिकल 370 आर एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 1 बोलता है कि आर्टिकल 370 इज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। 370 आर्टिकल किसका है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये याद रखना, आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ना कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 1 शेड्यूल 1 नेम, बाउंड्री, एरिया, ये 3 चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 3 उसमें बोला जाता है। अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 3 में बोला जाता है स्टेट, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ना, पार्लियामेंट, वो किसी भी स्टेट का नेम, बाउंड्री, एरिया चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी तो नहीं होती एक्चुअली, वो करना चाहते हैं क्योंकि कुछ रीज़न होते हैं, तो वो कर सकते हैं चेंज, नेम, बाउंड्री और एरिया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के केस में ऐसा नहीं था। विदाउट कंसेंट, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब तक नहीं चाहेगी तब तक ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती। अब तो ये भी चीज़ खत्म हो गया है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर ये स्टेट पे लगता नहीं था। उससे पहले गवर्नर रूल लगता था, फिर 6 महीने के बाद प्रेसिडेंट रूल लगता था, गवर्नर रूल लगता था अंडर सेक्शन 92 स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब तो चलो वो खत्म हो गया, तो आपको इतना याद रखना था, प्रेसिडेंट रूल डायरेक्टली नहीं लगता है, उससे पहले गवर्नर रूल लगता है। जुरिस्डिक्शन ऑफ CAG, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल लीव पिटीशन, ये एप्लीकेबल थी, है ना, जम्मू एंड कश्मीर को। लास्ट में हाई कोर्ट जो जम्मू एंड कश्मीर का है, उसमें सिर्फ रिट जो लगती थी फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड लगती थी। चलो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़ेंगे वहाँ हम रिट्स पढ़ेंगे। तो मेन जो मेरा मकसद है बोलने का, एक्सेशन जो हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पावर रखी गई थी। जैसे ये वाला पॉइंट आप देख लो, स्टेट को बोला गया कि आप सेंटर सिर्फ इन 4 चीज़ों पे कानून बना सकती हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, एक स्टेट अगर बाहर किसी कंट्री से कोई डायलॉग करना चाहती है,
उस केस में डिफेंस तो आपको पता है, कम्युनिकेशन हो गया, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह, करेंसी, ये 4 चीज़ों के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकती, वो सिर्फ स्टेट बनाएगी। तो इतनी ज़्यादा पावर किसी भी स्टेट के पास नहीं थी। तो ये जो प्रोविजंस थे, जैसे ये हो गया पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग जो पावर है वो लिमिटेड है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया नेम बाउंड्री एरिया चेंज नहीं कर सकती। तो इस तरह से स्टेट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी। ठीक है, तो फीचर्स मैंने बता दिए, आप थोड़ा थोड़ा इनको देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद फीचर्स के बाद मैंने बताया नीचे उनको एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया कैसे हुआ था। लास्ट में न्यू फीचर्स। अब न्यू फीचर्स डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि रीज़न मेन ये है कि वो जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और पंचायत में पंचायत असिस्टेंट एग्ज़ाम में कभी पूछने के चांसेस नहीं हैं। आपको ये याद रखना है, प्रीवियसली कुछ लॉज जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट हो गए, इस तरह के जो एक्ट्स थे वो एप्लीकेबल नहीं थे। तो ये टोटल कितने थे, 106 एक्ट्स जो थे टोटल, ये एप्लीकेबल नहीं थे। अब ये भी एप्लीकेबल हो गए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इससे ज़्यादा आपको ये डेट याद रखनी है, मैंने अलग से बॉक्स बनाया, ये डेट याद रखनी है, 5 अगस्त, 26 जनवरी, 17 नवंबर 1956, 57, ये डेट्स आपको याद रखनी है, स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में मैं इतना ही करूँगा। इसके बाद मैं करूँगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ये तो सिर्फ स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके बाद मैं करूँगा फंडामेंटल राइट्स, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।